हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल आत्मसम्मान में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग 2020 के बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। बंगाल के सांस्कृतिक जीवन में छापाखाना के विकास का प्रभाव कितना था? बंगाल के छापाखाने का बंगाल की संस्कृति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब छापाखाना आया और उसके साथ ही नवजागरण की शुरुआत हुई और छापेखाने का विकास होना शुरू हुआ, तो नवजागरण के कारण ही लोगों के अंदर नए नए विचारधाराएं आने लगी और छापेखाने का इस्तेमाल करके लोगों तक बंगला भाषा और बंगला साहित्य, इन दोनों का महत्व बढ़ा। पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, लोगों के अंदर नवीन चेतनाएं आने लगी। लोग अपनी जो बंगाल की अस्मिता और संस्कृति थी, जो धूमिल होते जा रही थी, उससे बंगाल के लोगों को अपनी संस्कृति और सभ्यता समझने में मदद मिली। तो छापेखाने ने वो रफ्तार लाया, वो पुस्तकें छापने में या संस्कृति या सभ्यता को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से फैलाने में छापेखाने का विकास होने के साथ ही यह अत्यधिक तीव्र हुआ। तो गांव-गांव और शहर-शहर बंगाल की जो संस्कृति और सभ्यता रही, बंगला भाषा और साथ ही बंगला साहित्य का महत्व बढ़ने लगा। तो हम कह सकते हैं कि छापेखाने का बंगला संस्कृति के ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रभाव रहा और गहरा प्रभाव रहा, क्योंकि छापेखाने ने जो धूमिल हो रही संस्कृति थी, जो जिसकी अस्तित्व समाप्त होने वाली थी, उसको पुनर्जीवित करने का कार्य कोई किया तो वो छापाखाना ही था। तो बंगाल के सांस्कृतिक जीवन में छापाखाने के विकास का बहुत ही गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगला जो प्रश्न है, औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति क्यों त्रुटिपूर्ण थी? औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति अर्थात पाश्चात्य ढंग की शिक्षा पद्धति इसलिए त्रुटिपूर्ण रहा क्योंकि इसमें केवल अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य को ही पढ़ने पर जोर दिया गया, लेकिन भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास, भारतीय समाज, भारतीय नैतिक मूल्य, इन सभी को उस पाश्चात्य ढंग की शिक्षा में कहीं भी जगह नहीं मिला, जिसके वजह से भारत में धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि हमारे यहाँ जो चरित्र निर्माण की बातें होती थी, जो नैतिक मूल्यों की बातें होती थी और समाज निर्माण की बातें होती थी, वह सभी के सभी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे कि मानो पाश्चात्य ढंग की ही शिक्षा सब कुछ हो, और यह पाश्चात्य ढंग की भी शिक्षा केवल नौकरी मात्र की शिक्षा रह गई। लॉर्ड मैकाले जब पाश्चात्य ढंग की शिक्षा को लाए तो उनका जो मूल मकसद था केवल इतना ही था कि लोग कुछ हद तक पढ़ लिख ले और उनसे हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें उनको नौकरियां दे दी जाएंगी और उनसे कार्य लिया जाएगा, इतना ही था। लेकिन हमारे जो पुराने शिक्षा पद्धति थी, इनका कार्य बहुत ही अलग था कि बच्चों में वह स्वावलंबी लाएं, बच्चों में वह नैतिक मूल्य लाएं, वह विचारधारा लाएं, वह सामाजिक कल्याण की भावना लाएं, जिससे कि वह देश हित, राष्ट्र हित के साथ साथ स्वावलंबी हो। इसलिए कह सकते हैं कि औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति त्रुटिपूर्ण रही। अगला जो प्रश्न है, मोपला विद्रोह के क्या कारण थे? मोपला विद्रोह, मोपला लोगों ने 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में
यह आंदोलन चलाया। यह आंदोलन ऊंचे वर्ग के हिंदू जमींदार और वहां के ब्रिटिश लोगों के एजेंसियों के खिलाफ उन्होंने चलाया। उन्होंने वहां के जमींदारों के ऊपर यह आरोप लगाया कि जमींदार उनसे बहुत ज़्यादा ही कर ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं और कई प्रकार के शोषण कर रहे हैं। इस वजह से मोपला में इसका विद्रोह शुरू हुआ और यह मोपला विद्रोह कहलाया। तो यह मोपला विद्रोह मोपला लोगों का, जो कि मुस्लिम काश्तकार थे, उन लोगों के एकजुट होकर वहाँ के हिंदू जमींदारों और बड़े बड़े आय करने वाले, कर टैक्स को लेकर आय करने वाले लोगों के खिलाफ उन्होंने यह मोपला विद्रोह किया था। तो मोपला विद्रोह इसी वजह से हुआ था। अगला जो प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई और इसके जो प्रमुख नेता जो थे वह थे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नेता के नेतृत्व में यह जो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई, क्योंकि वे चाहते थे कि समाज में समानता आए, समान अधिकार मिले, समान स्तर रहे, सभी लोगों को सब कुछ मिले, किसानों का शोषण ना हो, मजदूरों का शोषण ना हो, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। इसलिए समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई और इनका मूल उद्देश्य था किसानों की रक्षा करना, मजदूरों की रक्षा करना, एकता बनाए रखना और समाज को एकरूपता प्रदान करना ही कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की प्रमुख उद्देश्य रही। जो अगला प्रश्न है, बंगाल की स्त्रियां 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को आराधन यानी नॉन कुकिंग का पालन क्यों की? आराधन का पालन इसलिए की क्योंकि उस समय लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल का विभाजन कर दिए थे, जो बाद में जाकर 1911 में रद्द हो गया। लेकिन बंगाल का विभाजन जब हुआ तो उस समय बंगाल की महिलाओं ने उस दिन खाना ना पकाकर इसका शोक जताया, इसका विरोध किया और इसी को आराधन कह के पुकारा जाता है कि उन्होंने आराधन का पालन किया था। वजह यही था कि उस दिन बंगाल विभाजन हुआ, जो कोई भी भारतीय नहीं चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो, लेकिन लॉर्ड कर्जन जो है अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए और हिंदू मुस्लिम और कई भाषाओं को लेकर बांटने के लिए बंगाल का विभाजन किया, लेकिन यह 1911 में रद्द हो गया और 1905 में जब यह इसको लागू किया गया तो बंगाल की महिलाओं ने शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए ही आराधन का पालन किया था, अर्थात नॉन कुकिंग का पालन किया था। अगला प्रश्न है, ननीवाला क्यों याद की जाती है? ननीवाला एक क्रांतिकारी महिला थी और ननीवाला को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यह कई गुप्त समितियों से जुड़ी हुई थी, जैसे युगांतर दल, जैसे अनुशीलन समिति, जैसे गुप्त समितियों से जुड़ी हुई थी। यह उन लोगों को यह भी सूचना देती थी कि कहाँ किस तरह की मुसीबतें जो हैं उनका सामना कर रही हैं और उन गुप्तचरों को, उन क्रांतिकारियों को जो कि हमारे यहाँ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको
ब्रिटिश के गुप्तचरों से बचाने के लिए या ब्रिटिश के सेनाओं से बचाने के लिए उनको आश्रय भी दिए थी, साथ ही उनके अस्त्र शस्त्र को छिपाने का कार्य भी की थी और नाम बदलकर उन गुप्तचरों को धोखा भी दी थी। इन सभी कार्यों के लिए ही ननीबाला को याद किया जाता है, क्योंकि वह एक ऐसी महिला रही जो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमेशा से क्रांतिकारियों की मदद करती रही। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो दृढ़ संकल्प लिया था, उन्होंने जो विचार अपने मन में लाए थे कि भारत की एकता और अखंडता को वह बनाए रखेंगे, तो उसमें वो कामयाब भी रहे। भारत 563 या 62 के करीब में जो प्रांत बटे हुए थे, उन सभी प्रांतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण करने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और यह इसलिए हो पाया क्योंकि उनके अंदर दृढ़ संकल्प, दृढ़ विचार हुआ करता था। इस वजह से उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई है। अगला जो प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन 1953 की स्थापना किन परिस्थितियों में की गई? राज्य पुनर्गठन कमीशन 1953 की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो राज्यों की स्थिति कृत्रिम थी, यानी कुछ भी तय नहीं हो पाया था कि कौन सा राज्य क्या होगा, किधर होगा, उसका कोई भी बॉर्डर या सीमा नहीं खींची गई थी। उसी समय तमिल भाषा के आधार पर राज्य का डिमांड शुरू हो गया था और 1952 में आंध्र प्रदेश की मांग स्वीकार कर ली जाती है, जिसके कारण भाषा के आधार पर हर जगह दंगे फसाद होना शुरू हो जाते हैं। हर कोई चाहता है कि उनका राज्य भाषा के आधार पर हो ताकि प्रशासनिक कार्य करने में और जीवन सही ढंग से जीने में सुविधा हो। सभी एक भाषी यदि एक क्षेत्र में रहेंगे तो हर तरह की सुख सुविधाएं होंगी। इस वजह से यह मांग लेकर कि भाषा के आधार पर राज्य होनी चाहिए और चारों तरफ आंदोलन होने लगता है। इसको ध्यान में रखते हुए कि कहीं बहुत ज्यादा दंगा फसाद ना हो जाए, कई लोगों की मृत्यु ना हो जाए, जवाहरलाल नेहरू एक कमीशन गठित करते हैं जो कि राज्य पुनर्गठन कमीशन होता है। और इसका परिणाम यह होता है कि जो दंगे फसाद हो रहे होते हैं वह बंद हो जाता है और अंत में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की स्थापना हो जाती है और भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन किया जाता है। धन्यवाद।